प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत के हवाले से। कुछ मसले मसाइल ख़वातीन के कुछ इस तरह से हैं जो बहुत स्वेयर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल स्टिग्मास जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुसरत अवान साहिबा जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे पीसीओएस सिंड्रोम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। और सेकेंडली मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे बताएंगी पीसीओएस जो बेसिकली क्या है और ये कैसे होता है ख़वातीन में? पीसीओएस जी बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज की ख़वातीन की बीमारी है। ओके। बच्चियां जैसे जैसे एज पकड़ती हैं 11-12 साल के बाद ये अपीयर होना शुरू होता है। और इसमें बेसिकली होता ये है कि ये 3-4 डिफरेंट बीमारियों का एक मुरक्कब आप कह लें। इसमें पीरियड्स की इरेगुलरिटी आती है, बच्चियों को माहवारी के इश्यूज़ आते हैं, साथ अनवांटेड बालों की ग्रोथ जैसे चिन पे, नेक पे और चेहरे पे दाने निकलते हैं, मोटापा आता है और साथ में कुछ इसका लिंक बेऔलादी से भी है। अच्छा से जी, बेसिकली जो हमारे साइकिल डिस्टर्ब होता है हमारा, साइकिल डिस्टर्ब होता है उस वजह से। और जो हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस बाकी दुनिया की निस्बत कहीं ज़्यादा है। बाकी तमाम कंट्रीज़ की निस्बत पाकिस्तान में ज़्यादा है। इसकी मेनली रीज़न क्या है? इसके कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। हमारे यहाँ इस वक्त सिचुएशन ये है कि आधी ख़वातीन को ये बीमारी है। रिप्रोडक्टिव एज की आधी ख़वातीन कम से कम 52% तक अब वो कहते हैं कि प्रेवलेंस है इसकी पाकिस्तान में। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त पीसीओ के हिसाब से हुई भी है। उसमें हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, खुराक का भी इसमें खुराक का भी शदीद अमल है। और इसी पॉइंट को बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। इसको हम कहीं ना कहीं अगर हम अपनी डाइट को एड्रेस कर लें तो सिचुएशन को काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो इससे अवेयरनेस इस बीमारी के लिहाज से क्रिएट करना हमारा फ़र्ज़ बनता है बहुत सारे फोरम्स पे जहाँ भी मुमकिन हो। बिल्कुल इस तरह से है। तो डाइट रिलेटेड हम अभी डिटेल में मज़ीद बात भी कर लेते हैं कि उसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या लेकिन नहीं। जैसे अभी हम देखें अगर प्रिजर्वेटिव फूड जो है वो बहुत ज़्यादा आम है, ये जंक फूड जो है, हम रेडी टू कुक जो फूड है वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इसकी एक मेनली रीज़न है ये? बिल्कुल बिल्कुल, जंक फूड के साथ इसका बिल्कुल चोली दामन का ताल्लुक़ है। एक्चुअली बात यह है कि हमें अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, तो फिर पीसीओ को जैसे हवा दे रहे हैं आप, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमें हमारी डाइट को ज़्यादा प्रोटीन्स की तरफ जाना है और फ्रूट्स एंड सैलड्स की तरफ जाना है। अगर हम सब्ज़ियाँ, फ्रूट्स और प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स कम करें, चिकनाइयाँ कम करें, तो फिर सिचुएशन बेहतर होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्कूलिंग जो है उसमें कहीं पे डाइटरी एजुकेशन जो है नहीं दी जाती है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं दी जाती, स्कूलिंग में तो बहुत दूर उसकी वजह से इश्यूज बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहे हैं। अब बच्चियां आजकल जंक फूड के ऊपर हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेप्सी। आपको हैरत होगी सुन के कि एक गिलास पेप्सी के अंदर 8 बड़े चम्मच चीनी कैलोरीज। तो अगर आपको कोई वैसे कहे कि जी आप 8 चम्मच घोल के पी लें चीनी के बड़े वाले, तो शायद आप कभी भी ना पी पाएँ। ये इतनी ज़्यादा शुगर सर्ज देता है पेप्सी का या कोक का या ये जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या जूसेस हैं, ये हमारे लिए जहर हैं एक तरह से और इनसे बचना इंतहाई ज़रूरी है। सिमिलरली जो भी मैदे से बनी हुई अशिया है, मसलन बेकरी आइटम्स और जितने भी ये डो से बनी हुई चीज़ें जैसे ब्रेड है, पिज़्ज़ा है, शवारमा है, ये सब चीज़ें यहाँ इनसे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तली हुई चीज़ें, चिकनाइयाँ, पकोड़े, समोसे, पराठे, ऐसी चीज़ें जब तक हम इनसे बचेंगे नहीं, हमारी बच्चियों को पता नहीं होगा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और वो ख़ास तौर पे अपनी स्कूल कॉलेजेस की एज में ही ये प्रॉब्लम अब शुरू हो जाता है। कैंटीन पे जाती हैं, घर से नाश्ता नहीं बच्चे करके जा रहे, स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके वो यही कुछ खा रहे हैं। फिर इसी तरह कुछ हमारा इसमें सर्केडियन रिदम की भी बात आ जाती है। रातों को बच्चे जाग रहे हैं, दिन में वो लेट उठ रहे हैं, छुट्टियों में स्पेशली ये इश्यूज़ चलते रहते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं वो लेट नाइट क्रेविंग्स जो पूरी की जा रही हैं, हमारी आजकल जो ज़रा एफ्लुएंट सोसाइटी है उसके अंदर ये नाइट क्रेविंग्स और ये फूड ऑर्डर करके जो ये सीन है, इसमें आपकी अच्छी खासी मेजर चंक है जो कि डिस्टर्ब हो रहा है सोसाइटी का इस इशू के साथ। तो नुसरत हम कह सकते हैं कि टोटली इसका ताल्लुक लाइफस्टाइल से है। अगर हमारा लाइफस्टाइल बेहतर हो तो पीसीओएस जो है उस पर कमी आ सकती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत हद तक। और फिर ये कि पीसीओ कोई सिर्फ यहीं पे नहीं ठहर जाता कि इसका ये छोटे मोटे मसाइल हैं जी, बालों की ग्रोथ हो गई चेहरे पे, उस चीज़ ने बच्चियों को डिस्टर्ब कर लिया या पीरियड्स ने, बल्कि ये आगे जाके इवन डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। इससे और बहुत से मसाइल हो सकते हैं। डिप्रेशन अब
कॉमन होना शुरू हो गया है। ज़ाहिर है आपकी सिचुएशन दिखने में आप बहुत मोटे भद्दे लगने लगते हैं, जब आपके बाल आने लगते हैं, ये चीज़ें, और फिर इन्हीं सब के साथ मिलके फिर आगे सोशल स्टिग्मा का एलिमेंट आ जाता है। बच्चियाँ बेऔलादी का शिकार जहाँ पे होती हैं वहाँ बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, वो आप बस मत पूछें। जो फिर जिस तरीके से चूँकि लैक ऑफ अवेयरनेस है तो उससे ख़वातीन को तंग करती हैं। पढ़े लिखे जाहिल हम कह सकते हैं, पढ़े लिखे जाहिल बिल्कुल ऐसे ही मामलात हैं। तो जहाँ कहीं ना सिर्फ इससे बचना ज़रूरी है, वो तमाम एहतियातें की जाएँ, वज़न को कंट्रोल किया जाए, डाइट को इम्प्रूव किया जाए। अपनी डाइट के अंदर अगेन मैं एक बात जो पहले भूल गई ज़रूर बताना पसंद करूँगी कि ये कहा जाता है कि अगर आप पूरे दिन भर की खुराक एक प्लेट के अंदर डालें, उसका हाफ़ जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का होना चाहिए। तो इतने ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें अपनी डाइट में डालनी। सब्ज़ियाँ हम लेते ही नहीं, हम खाते ही नहीं, तो यहाँ सलाद की इम्पोर्टेंस का एक दफ़ा फिर ज़रूर मैं बच्चियों को कहूँगी कि वो जितना हो सके सलाद और फ्रूट अपनी डाइट में शामिल करें। कच्ची सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल इस तरह फिलिंग इफ़ेक्ट भी आता है, ज़्यादा भूख भी नहीं लगती और वो अनड्यू वज़न भी नहीं आता है। फिर अगली बात आ जाती है हमारी इससे रिलेटेड जो बेऔलादी का मामला, अभी हम इस पे ज़रूर मैं बोलूँगी। एक तो ये बात है कि ये समझना ज़रूरी है कि जहाँ पाकिस्तान में अगर हम 100 ऐसे कपल्स ले लें जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, तो उसमें से कुछ तकरीबन 38-40 कपल्स वो हैं जिनमें वजह पीसीओ है। ओके, बहुत तो ये बहुत बड़ी रीज़न है हमारे यहाँ बेऔलादी की या देर से औलाद होने की। लेकिन अब इसका एक प्रॉब्लम ये आ गया है कि बाज़ जगहों पे मैंने देखा है शादियाँ टूट रही हैं इसी बेसिस पे कि जी आप की बच्ची को तो पीसीओ है तो इसको तो अब औलाद होगी नहीं, तो जी बस घर ले जाएं। अब ऐसी भी सिचुएशन नहीं है। ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसको टाइम पे ट्रीट कर लिया जाए, टाइम पे एड्रेस कर लिया जाए तो औलाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसमें औलाद होने के बिल्कुल कोई मौका ही नहीं। हाँ, कुछ कपल्स कितने परसेंट चांसेस होते हैं अगर पीसीओएस की आप लीस्ट मतलब बहुत ज़्यादा आगे चले गए तो उसमें ऐसा कुछ होता है कि खुदा ना खास्ता कि औलाद ना हो सके पीसीओएस में? एक्चुअली पीसीओ की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर में आ जाता है। अगर माइल्ड और मॉडरेट केसेस जो हैं वो यूजुअली कंसीव कर जाते हैं हल्की फुल्की ट्रीटमेंट के साथ, कुछ वज़न कंट्रोल के साथ, कुछ डाइट कंट्रोल के साथ। डॉक्टर्स के पास जाएँ, वो दवाइयाँ ऐसी देते हैं जिनसे अंडे जो बुरी क्वालिटी के बन रहे हैं वो बेहतर क्वालिटी के होने लगते हैं और फिर सिचुएशन बेहतर हो जाती है। जो बहुत सीवियर हैं, हाँ, उनमें फिर टेस्ट ट्यूब बेबी और ऐसी चीज़ों की तरफ भी हमें बाज़ दफ़ा जाना पड़ता है। वो सिचुएशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन ऐसी मिक़दार बहुत कम है। पीसीओ ख़वातीन में भी ऐसी मिक़दार बहुत कम है जिनको बिल्कुल ही इतना ज़्यादा मसला हो कि उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाना पड़े या कुछ। लेकिन इवन टेस्ट ट्यूब बेबी से ऐसे लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन इसको टाइम पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको ले के बैठे रहेंगे तो एक और बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि आप 40 साल की उम्र तक देखते रहते हैं बग़ैर डॉक्टर के पास गए कि कुछ हो जाए, और फिर जब उम्र बहुत आगे चली जाती है तो उस वक्त हमारे पास भी होता है कि बहुत देर से आते हैं पेशेंट्स आपके पास। बहुत होता है, या तो जल्दी बहुत है या तो कुछ आता ही नहीं है। जल्दी बहुत है लेकिन वो फिर दाइयों के पास, हकीमों के पास, वो कुछ और ही डायरेक्शन में, तावीज़ गंडा, ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा हमारे ख़ास तौर पे रूरल सोसाइटी में ज़्यादा रुझान। तो इसको टाइमली एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने ना डाइटरी प्लान की बात की ना कि वहाँ पे स्कूल्स में उस तरह से एजुकेशन नहीं दी जाती है, बच्चे जो बेवरेजेस हैं उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन देखा जाए तो मुझे लगता है ये चीज़ें घर से शुरू होती हैं। अगर वालिदैन घर पे वो चीज़ें लाएंगे नहीं तो बच्चे कैसे खा सकेंगे? अगर माएँ ही नहीं ले रही हैं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा उनको आदत है खाने के बाद उनको चाहिए होती है कुछ भी सॉफ्ट ड्रिंक, कुछ भी फिजी ड्रिंक्स जो हैं वो चाहिए और वो ले रहे हैं। आजकल कलरफुल ड्रिंक्स जो है जितना ज़्यादा उसका आ रहा है, प्रिजर्वेटिव्स, उन सब चीज़ों का, तो ये घर से अगर चीज़ें शुरू होना हो जाए कि वालिदैन को पता हो कि हमारी बच्चियों ने क्या खाना है, क्योंकि अब अगर हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो उनकी नशोनुमा से लेके, सेहत से लेके, अंदरूनी सेहत से लेके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप बच्चियों को क्या सिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स और माँ बाप बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी के अंदर। अगर माँ बाप को खुद ईटिंग हैबिट्स नहीं पता होंगी कि क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है तो वो बच्चों में वो कैसे इनकलकेट कर सकते हैं, घर में कैसे वो डाइट बनाएंगे अगर उन्हें खुद ही नहीं इल्म। हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ें, मैं आपको चंद मिसालें देती हूँ। जब तक घी की इतनी बड़ी लेयर तरी ना आ जाए सालन पसंद नहीं किया जाता, लगता पका ही नहीं है, पका ही नहीं, ऐसे ही है। तो ऐसी चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं जान छुड़ानी। और जब तक हम मेहमान आया है तो भी यही सिचुएशन है कि 2-4 पेप्सी के ग्लास
बस आगे रख दिए जाएं। सबसे पहले तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी और है। लगता है कि अगर पेप्सी है समथिंग इस तरह से कुछ ड्रिंक नहीं रखा ना तो मेहमान नवाजी अच्छी नहीं हुई है। जी जी जी, खाने बिल्कुल के साथ ये तो कुछ मिसिंग है। बिल्कुल ऐसे। तो ये बोतलें और समोसे और ये मैदे से बनी हुई बेशुमार चीज़ें, मैं आपको यहाँ पे नान और बिस्किट का भी ज़रूर जिक्र करूँगी। रस नान और बिस्किट ये हमारे नाश्ते का हिस्सा हैं। इवन गांव में नान और रस बड़े आराम से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों से नहीं बचेंगे और हम दलिए की तरफ नहीं जाएंगे, उबले हुए अंडे की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिंपल दूध की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक चीज़ें नहीं बेहतर होंगी। मेरी अम्मी कहती है पहले एक टाइम था जब घर में ब्रेड रस आता था तो लगता था कोई बीमार है घर में ना, कोई उसके लिए स्पेसिफिकली आया है। ऐसा ही है। अब घर में हर टाइम मौजूद रहता है, बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा, ब्रेड जैम दे दो, रस दूध दे दो, समथिंग इस तरह से ये चीज़ें एक तरह से चल रही है। अच्छा, आपने बात की नुज़रत, जो बड़ा एक अच्छा आपने पॉइंट उठाया कि स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ ख़वातीन जा रही हैं बिल्कुल इस वजह से। अच्छा, स्टार्टिंग में होता है कि हम ख़वातीन किसी को बता नहीं पाती हैं, साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही होती है ना, तो बहुत हो जाता है 1 2 3 4 माह गुजर जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट कौन सा होता है जिस पे लड़कियों को खुद ध्यान देने की ज़रूरत है कि कितने डेज अगर आल्टर हो जाए या कितना वो हो जाए तो नॉर्मल है? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस लेट डायग्नोसिस जो है ना, वो पीसीओ के मामलात को बहुत बिगाड़ है। लेट डायग्नोसिस इसके इलाज में फिर एक दूरी का बायस और उसी से प्रॉब्लम्स आ गए। जहाँ आपने क्वेश्चन किया है, बेसिकली अगर किसी भी खातून का एक साइकिल जो है वो 35 दिन से भी लंबा है तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर पीरियड्स हर 35 दिन बाद भी रिपीट नहीं हो रहे तो आइडियली शी शुड सीक मेडिकल अटेंशन। ठीक है, तो उसकी मेनली रीज़न क्या बनती है स्टार्टिंग में? बेसिकली ये जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज की अगर हम बात करें, उसमें होता ये है कि ओवरीज बहुत बड़े साइज़ की हो जाती हैं, उनमें छोटी छोटी सिस्ट्स बन जाती हैं, इसीलिए हम इसको पॉलीसिस्टिक कहते हैं। बिल्कुल। और उससे फिर अनड्यू अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज़ होता है। वो फीमेल हार्मोन्स अल्टीमेटली मेल हार्मोन्स में कन्वर्ट होते हैं और बॉडी को वो एक मोटापा और एक मस्कुलर लुक देते हैं। वहीं से सारे इश्यूज शुरू होते हैं। फिर अच्छी क्वालिटी का अंडा नहीं बनता, अच्छी क्वालिटी का अंडा नहीं बनता तो फिर बेऔलादी में कन्वर्ट होता है इशू। ये सारे इश्यूज़ हैं। और इसी तरह से वो चूँकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, मेल फीमेल हार्मोन रेशो डिस्टर्ब होती है, तो वहीं से फिर पीरियड्स की इरेगुलरिटी भी आती है और वहीं से फिर ये अनड्यू बाल और इस तरह की चीज़ें, इवन यानी चेहरे पे एक्ने और दाने और मोटापा, इवन विटामिन डी की कमी इन ख़वातीन में होती है। सही। तो अच्छा नुसरत, मैं आपसे पूछूंगी, बहुत सारे जैसे हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली बच्चियों की, मैंने माओं को देखा है वो जल्दी गायनी के पास लेकर नहीं जाती हैं, कि वो नहीं लेकर जाती हैं, घर में टोट के इलाज हम कर लेते हैं और कहते हैं बेहतर हो जाएंगे। उनको शायद लगता है कि शायद बुरी बात है, हालांकि ख़वातीन के लिए तो बेहतर है ना। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। हालांकि इतना प्रेवलेंट मामला है सोसाइटी के अंदर, फिर भी कहीं बहुत बड़ी झिझक है गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले जाना। कई मौक़ों पे ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद ये नॉर्मल है। एक तो ये इशू है। दूसरा वही बात कि डॉक्टर के पास जाने से झिझकती हैं बहुत, और अमूमन आसपास बात कर ली, छोटे कम पढ़े लिखे लोगों के साथ मामला अपना डिस्कस कर लिया, डॉक्टर के पास जाने से लोग थोड़े घबराते हैं। शायद उसमें कहीं ना कहीं पॉकेट के इश्यूज़ भी आ जाते हैं। हमारी आजकल हर तरफ इन्फ्लेशन की वजह से वो इश्यूज़ भी हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहरहाल इसमें ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत है कि आपको जब मसला आया है, आप प्लीज़ ये, चूँकि अब आपको यहाँ दिख रहा है, आप प्रोग्राम्स देख रहे हैं, अब अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अपनी बच्चियों को टाइम से डॉक्टर के पास लेके जाएं और डॉक्टर वुड बी इन अ बेटर सिचुएशन कि वो आपके इशू को हल कर सके, बजाय इसके कि आप ले लेके बच्ची को घर में बैठे रहें। बिल्कुल इस तरह से। और डॉक्टर के पास जाने का मतलब ये नहीं कि दवाइयाँ मिल जानी है, शुरू में एक लाइफस्टाइल पैटर्न दिया जाता है कि इसके मुताबिक चलो, तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो सकता है सिर्फ वो आपके खाने पीने के स्टाइल को बेहतर करें, एक महीने और आप बेहतर हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल। तो हम इस चीज़ को फिर कैसे कैटर कर सकते हैं, सिवाय अवेयरनेस देने की? आपके पास तो माएँ भी आती होंगी या फिर बच्चियाँ या फिर जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो आती होंगी, तो उनको फिर आप किससे गाइड करती हैं? इसमें बेसिकली हम शुरू तो वहीं से करते हैं। हम डायग्नोज करना पहला मामला है। कि अगर ये इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या ये किस वजह से हैं। और भी इश्यूज़ होते हैं पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़ के, क्या ये पीसीओ की वजह से ये या किसी और वजह से है, तो उसमें कुछ अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। और अगर उन पे वाकई हमें हर तरह से ये लगे, दिखने में भी, मामलात में और अपनी रिपोर्ट्स के हिसाब से भी कि ये पीसीओ का मामला है, तो यूजुअली उसके बाद हम फर्स्ट लाइन वही है कि लाइफस्टाइल चेंज और वेट रिडक्शन, वज़न कम करने को बच्चियों को कहते हैं।
बाज़ लोग तो सिर्फ इसी चीज़ से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं, यहीं पे मसला हल हो जाता है। वो 4-6 महीने अपना इश्यूज़ कंट्रोल करती हैं, अपने वज़न को कंट्रोल करती हैं, अपनी डाइट बेहतर करती हैं, एक्सरसाइज और वॉक वगैरह शुरू करती हैं, तो वहाँ पे ही हालात बहुत लोगों के बेहतर हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। और बाज़ दफ़ा हमें उन्हें फिर बेहतर अंडा क्वालिटी का एग बनाने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। ये मामला भी अगर बिलफ़र्ज़ काम ना करे तो उसके बाद फिर हमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें IUI या टेस्ट ट्यूब बेबी ये मामलात हैं। अच्छा नुसरत, मैं जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की कि बहुत सारे रूरल एरियाज़ में इस तरह से है कि अभी भी तावीज़ गंडा और इन सब चीज़ों के पास जाया जाता है, तो अभी भी ऐसे लोग आते हैं जो आपको कुछ बताते हैं आकर कि हम पहले उसके पास गए, फलां बाबे के पास गए, उसने कहा समथिंग, ऐसी कोई स्टोरी आती है आपके पास? यू वुड बी अमेज्ड, बहुत बड़ी नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है जिसमें ये मामला अभी भी चल रहा है। इसीलिए तालीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली छोटा मोटा तावीज़ गंडा तो चलो कुछ नहीं बच्ची को कहेगा, शायद हो भी जाए तो नुकसान कोई ना हो। ज़्यादा मसाइल तब आते हैं जब हमारी बाज़ मामलात में, हालांकि मैं यहाँ पे दाई के रोल को बिल्कुल भी डाउन प्ले नहीं करना चाहती, उनका भी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी अभी भी नंबर करती है मिडवाइफ्स दाई? जी। आप क्या समझती हैं कि यहाँ आपके इतनी बड़ी रूरल पॉपुलेशन में हर बंदी को डॉक्टर मैसर है? नहीं, दाई का बहुत बड़ा रोल है, वो अभी भी बहुत काम कर रही है। ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट के नाम से, अब तो बल्कि उनको ट्रेनिंग भी बाज़ वेल ट्रेंड भी हैं, तो वो उस तरीके से काफ़ी सोसाइटी में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे डिलीवरी के मामलात और ये वो दूर इलाके जो हैं दूर दराज, उनमें ज़ाहिर है कि फैसिलिटीज़ कम हैं, तो वहाँ पे ये लोग बड़ा अच्छा रोल भी प्ले कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे बहुत सारे मौक़ों पे हमें ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली हैं कि बच्चियों को ऐसी पुड़ियाँ सी बना के अंदर उनके रख दी जाती हैं, जो उनके मामलात को फिर ताहयात ख़राब कर देती हैं। बड़े इन्फेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जो कि बाद में फिर इवन डॉक्टर्स से मामलात आसानी से हल नहीं होते। तो प्लीज़ इस तरह के लोगों के पास ना जाएं और ऐसी चीज़ें बच्ची के अंदर कम अज़ कम ना रखवाएं। ये बहुत बड़ा मामला है, कम से कम इससे बचें। मुझे तो ये सुनकर कुछ मतलब फील हो रहा है कि अभी भी लोग इस तरह से करते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जैसे एक प्रेशर होता है ना सोसाइटी का, डॉक्टर नुसरत आपको पता होगा कि हम जब शादी हो जाती है तो फौरी तौर पर हमें होता है कि कंसीव नहीं कर पा रही, फ़लाँ मसले, फ़लाँ मसाइल, फ़लाँ, तो इतना प्रेशर आ जाता है। फिर लड़की को शायद फैमिली की तरफ से तो होता है कि बहुत सारी चीज़ों में हम खुद इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं चलो कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे सामने कुछ ऐसा हो जाए। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, बल्कि इसके हवाले से शायद बात अलग से भी होनी चाहिए कि शादी के कितने अरसे के बाद औलाद के मामले में शोर डालना मुनासिब है या नहीं है। बिकॉज़ शायद पाकिस्तान और पूरा साउथ एशिया उन चंद सोसाइटीज़ में से है जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर न्यूली वेड कपल पे होता है एक बेबी प्रोड्यूस करने का कि अलामान वाला फ़ीस। उधर शादी होती है और उधर सवाल शुरू हो जाते हैं कि कोई खुशखबरी है या नहीं है, कोई खुशखबरी है या नहीं है। मेरी तमाम माँओं से, तमाम सासों से, तमाम नंदों से ये गुजारिश है दस्तबस्ता कि प्लीज़ छोड़ दें उन्हें थोड़ा सा आराम करने दें, कुछ कुदरत पे भी मामलात छोड़ें। अगर 100 कपल्स कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें से 80-90% जो हैं वो विदिन फर्स्ट 2 ईयर्स, शादी के पहले 2 साल के अंदर बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के कंसीव कर लेते। ओके। तो प्लीज़ 1-2 साल के लिए खामोशी इख्तियार करें। बार बार कहने से जो स्ट्रेस डेवलप होता है वही भी औरत के अंदर हार्मोनल चेंजेस लेकर आ सकता है और उसी से वो स्ट्रेस में जा सकती है और होता बेबी भी होना मुश्किल हो जाएगा। ओके। तो हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि आप पहला 1 साल डॉक्टर के पास बेहतर है ना ही जाएं, और अगर कोई कपल आ भी गया डॉक्टर के पास तो वो देखे कि इसको वाकई कोई टेस्टिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अदरवाइज़ बेजा पहले साल के अंदर टेस्टिंग भी एडवाइजेबल नहीं है। ओके। यहाँ तक है कि आप पहला साल जो है वो कुदरत पे छोड़ें मामलात को और बेबी हो जाता है। इसमें इतनी जल्दी मचाने की, कपल को तंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है हमारी सोसाइटी के अंदर। ट्रूली ऐसे ही। अच्छा नुसरत, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम प्रेशर की यहाँ पर स्ट्रेस वगैरह की बात करें ख़वातीन पे, कि स्पेसिफिकली उन पे प्रेशर होता है, हम कंसर्न भी ज़्यादा होती हैं ख़वातीन, क्योंकि हमें होता है कि चलो हमारी एक मुकम्मल हो जाएंगे, समथिंग कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात ऐसे रहती है। कभी आपके पास आकर किसी मेल पेशेंट ने वैसे कंसर्न शो किया है? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेल पेशेंट्स बेसिकली कंसर्न, जो सारा प्रेशर है ना वो उसका 80-90% जो होता है वो फीमेल पार्टनर के ऊपर होता है।
कई केसेस में इशू मेल पार्टनर में होता है, प्रॉब्लम वहाँ लाए कर रही है, लेकिन स्ट्रेस सारा का सारा वो खातून ले रही है। आप यकीन करें कि ऐसे मर्द हजरात ने भी अपनी बेगमात को तलाक दी हुई है जिनके अपने अंदर जरासीम ही नहीं है, तो वो अपना स्पर्म काउंट ज़ीरो है और फिर भी बेगम तलाक लेके घर पहुंची हुई। तो ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं। स्ट्रेस फैक्टर मेल पे कम है, फीमेल पे ज़्यादा है। कहीं इसमें शायद हम औरतों का ही कसूर है ज़्यादा, कहीं वो सासें ही हैं, कहीं वो माएँ ही हैं जो ज़्यादा, जिनको बात समझने की ज़रूरत है कि ये एक जॉइंट वेंचर है। वो कहा जाता है ना एक दूसरे का लिबास है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि किसी एक पे ज़्यादा है और दूसरे पे कम है। और फिर ये समझना ज़रूरी है कि खुद रब ताला ने कुरान पाक में कह दिया कि मैं किसी को दूंगा, किसी को नहीं दूंगा, किसी को सिर्फ बेटे दूंगा, किसी को सिर्फ बेटियां दूंगा और किसी को दोनों दूंगा। तो इन मामलात में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और बेजा बच्चियों के ऊपर ये स्ट्रेस बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। एक तो वो अपना घर छोड़ के आपके घर में आई हैं, पूरा धचका लगा है, एक पूरी लाइफ उठा के आपको किसी दूसरी जगह पर डाल दिया जाता है, तो वही उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस है। उसको एक्लेमेटाइज होने दें, उसको एडजस्ट होने दें, उसके ऊपर एक नई जिम्मेदारी, एक बोझ ऐसी चीज़ का ना डालें जो उसके हाथ में नहीं है। आई वुड से कि ये किसी के हाथ में नहीं है कि आप बेबी प्रोड्यूस करके दिखा दें। ये दिस इज़ टोटली अनरीजनेबल और इससे हमें ज़रूर बचना चाहिए और सासों को ख़ास तौर पे इस बात को ज़रूर समझना चाहिए। नुज़रत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ओपनली आपने बात की। तो मुझे लगता है कि ऐसी अवेयरनेस जो है ना जितने भी जिम्मेदारान हैं उनको देनी चाहिए। बस लास्ट 1 मिनट है, कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं इन्हीं बातों को एक तरह से दोबारा तजदीद करने की ज़रूरत है कि बच्चियों को डाइट से रिलेटेड ज़रूर बताएं क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है और क्या बुरी है। अनड्यू वज़न ना बच्चियों को गेन करने दें। पाकिस्तान में हाँ, हम जितनी भी मौजूद ख़वातीन हैं उनमें से हाफ़ को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ है। हमें इसको समझने की ज़रूरत है, इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, इसको टाइमली ट्रीट करने की ज़रूरत है, टाइमली डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम इसको एक सोशल स्टिग्मा के तौर पे लेना शुरू कर दें। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं भी यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि तमाम जितने भी लोग हमें देख रहे हैं अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। बाद में थोड़ी मेहनत करने से अच्छा है शुरू में थोड़ा सा भूख रोक ली जाए, जो क्रेविंग्स हैं उसको कम कर दिया जाए, तो मुझे लगता है मसले मसाइल थोड़े से कम होना शुरू हो जाएंगे।